हेलो माय डियर स्टूडेंट, डाउट केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को कैसे समझें। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट से आज की क्लास में आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाओ फटाफट से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में खूब मन लगाकर पढ़ लो और आज की क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आज की ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए इसे बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस क्लास को आप जल्दी से जल्दी फटाफट से अपने फ्रेंड्स या दोस्तों को जल्दी से शेयर कीजिए। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुबह सुबह के एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस क्लास में आप लोग खूब जिद से अड़ जाइए कि आज हम केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ कर ही रहेंगे। बिना समझे केमिकल रिएक्शन को हम उठने वाले नहीं है और ना इस क्लास को छोड़ने वाले हो। तो चलिए फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अभी कहा कि आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे समझें। तो छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार बनाएं, कैसे उनको बनाएं कि वो केमिकल रिएक्शन अच्छे से एक प्रोडक्ट के रूप में अच्छे से हमें बनता हुआ दिखाई दे। तो आज की क्लास में हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आप सब लोग मन से मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने अभी अभी कहा कि हमने केमिकल रिएक्शन को आज समझने वाले हैं। तो इस आज की क्लास में केमिकल रिएक्शन को कैसे समझेंगे। पहली बात तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए पहली बात तो मेरे पास एक रिएक्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट होना चाहिए। अब इस रिएक्टेंट के साथ मेरे पास एक रिएजेंट भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यों होना चाहिए? देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है, इस रिएक्टेंट ये क्या होता है? ये एक अस्थायी, मतलब कि ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। मतलब जो रिएक्टेंट होता है ये एक स्टेबल फॉर्म में होता है। कैसे होता है? ये एक स्टेबल फॉर्म में होता है, इसको कभी मत भूलिएगा। ये एक स्टेबल फॉर्म में होता है, बल्कि जो रिएजेंट होता है ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है। अनस्टेबल फॉर्म में होता है। देखिए रिएक्शन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है? अगर दोनों ही शांत रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अगर आपके बगल वाला बैठा है शांति से, अगर आप भी शांति से बैठे हो, तो आपके बीच झगड़ा कभी होगा ही नहीं। अगर उनमें से कोई एक खुराफात है या फिर कोई एक क्रियाशील है, समझ लो एक रिएक्टिव है, मतलब एक अनस्टेबल है, तो वहां पर ऑटोमेटिक ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। तो वही प्रोसेस होता है इन केमिकल रिएक्शंस में भी। इनमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है वो एक स्टेबल फॉर्म में होता है, बल्कि जो रिएजेंट होता है वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है, अनस्टेबल होता है। अब जब ये अनस्टेबल रहेगा तो क्या होगा? अगर ये अनस्टेबल हो, सिंपल सी बात क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। अगर ये अनस्टेबल तो रिएक्टिव होगा, मतलब लेस स्टेबल है। अगर जब ये रिएक्टिव होगा तो इस रिएक्टेंट को भी जबरदस्ती इसको क्या करता है? छेड़ता रहता है और उसको लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार करता है। ये रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करता है। रिएक्टेंट रिएजेंट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। इसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं, रिएजेंट को हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं। इसको अभिकर्मक कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, बल्कि जो अभिकर्मक या रिएजेंट होता है ये अभिकारक के ऊपर आक्रमण करके वहां पे लड़ाई झगड़ा को बढ़ा देता है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद एक बीच का कुछ प्रोसेस हमें दिखाई देगा। अगर लड़ाई झगड़ा कहीं चल रही है, जब मारपीट चल रहा है, तो वहां पे एक बीच का प्रोसेस दिखाई देता है। फिर बाद में शांत होने के बाद उसे कहते हैं कि ये प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया है। तो वही यहाँ पर भी होता है। जब रिएजेंट रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ मुझे एक प्रोसेस दिखेगा जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। अब ये जो लंबा प्रोसेस होता है इसी का नाम देते हैं हम इंटरमीडिएट कंपाउंड। कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड या इंटरमीडिएट स्टेप के नाम से भी इनको जानते हैं। इसका मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं हम माध्यमिक पद। क्या कह सकते हैं? माध्यमिक पद। ये जो माध्यमिक पद होता है ये एक क्या है? रिएक्शन करने का एक मिडिल वाला, बीच का, मतलब बिचौलिया क्या है? ये बीच वाला एक प्रोसेस है। जब ये बीच वाला प्रोसेस अगर स्टेबल बनता है,
बात समझ में आई? अगर ये जो बीच वाला प्रोसेस है अगर ये स्टेबल बनता है तब तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो माध्यमिक पदार्थ इंटरमीडिएट कंपाउंड है अगर ये स्टेबल फॉर्म में बनता है, मतलब कि जो इंटरमीडिएट स्टेप है अगर वो स्टेबल फॉर्म में होता है तभी मेरा जो रिएक्शन होगा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज वो बढ़ने वाला नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जो जब रिएजेंट रिएक्टेंट पे अटैक करता है तो अटैक करने का जो उनका प्रोसेस है वो कई ढेर सारे, एक नहीं होंगे, वो बहुत ही ढेर सारे होंगे, हजारों प्रोसेस होंगे। जैसे आपके पास होते हैं ना कि हजार बुक होते हैं, कैसे कौन कौन सा हम पढ़े हैं, तो जो आपको अच्छा सुटेबल लगता है वही आप पढ़ते हो, सब नहीं पढ़ते हो। तो वही यहाँ पर भी होता है कि इसके पास हजार टाइप्स के मतलब हजार रास्ते होंगे इनके ऊपर अटैक करने का, लेकिन ये क्या होता है, लेकिन ये केवल किसी एक ही रास्ते को चूज करता है जो इसको सुटेबल लगे, जो इसको अच्छा लगे, जिसमें ये स्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, उसी को ये फॉलो करता है। जब उसी को ये फॉलो करेगा तो ये स्टेबल फॉर्म में होगा। अगर ये स्टेबल फॉर्म में हो गया तो मेरा प्रोडक्ट बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, और वही वाला प्रोसेस क्या मतलब वही वाला स्टेप ही मेरा आगे बढ़ेगा, तब यहाँ पर जाकर के मेरा एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। हमने तो बोल दिया कि रिएक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन आप मान लो भी हो गई, लेकिन ये अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इतनी आसानी से रिएक्शन कंप्लीट होने वाला नहीं होता है, इसमें बहुत ही तामझाम होते हैं। इसको हम देखते हैं इसी में, इसमें तामझाम क्या होता है, पहली बार जो तामझाम होता है कैसे पता लगाएंगे कि हम स्टेबल है। अब रिएक्शन तो हो रहा अपने में, हमें कैसे पता कि कौन सा स्टेबल फॉर्म में है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये स्टेबल फॉर्म में है। तो इनको स्टेबल फॉर्म में पता लगाने के लिए क्लास 11th की बुक, जो नहीं पढ़ा होगा जाकर उठा के एक बार पढ़ लेना, आप लोग क्लास 12th में आ गए हो। स्टेबल फॉर्म में चेक करने के मेरे पास क्लास 11th में ही कुल 4 फैक्टर पढ़ाए गए थे। अगर आप लोग पढ़े तो ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक। स्टेबल फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे कुल मेरे पास कितने फैक्टर थे, मैंने कभी किया था 4 फैक्टर थे। वो कौन कौन से थे? पहला फैक्टर था मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट। क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट था। दूसरा जो था वो था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या था दोस्तों? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो राइटिंग कुछ ठीक नहीं बन रही। जो तीसरा इफेक्ट था वो था रिजोनेंस। क्या था? रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, ये मेसोमेरिक इफेक्ट। जो चौथा था वो भी एक इंपॉर्टेंट ही था अपने आप में, लेकिन यहाँ पे जो 3 है ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के साथ साथ जो चौथा है वो भी एक इंपॉर्टेंट ही है। चौथे का नाम क्या था, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन नाम था, ठीक है। ये 4 इफेक्ट मेरे पास थे। तो अगर देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है उसमें अगर ये चारों इफेक्ट कहीं ना कहीं वर्क करते हुए दिखाई देंगे, अगर वो इन चारों में से कोई एक भी, जरूरी नहीं है कि चारों ही करे, चारों में से, चारों तो करने वाला नहीं है, चारों में से कोई एक ही करेगा, कोई एक ही करेगा, और वो कौन सा होगा जो आपको दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? तो इन चारों में से चेक करेंगे। पहले इन चारों को चेक कैसे करेंगे? तो पहले इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब से इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब से आप इनको चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर इन चारों में से कोई एक काम करता है, मतलब कोई एक इफेक्ट वहां पे वर्क कर रहा है, तो वो मेरा इंटरमीडिएट कंपाउंड स्टेबल फॉर्म में होगा। जब वो स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा तब हम वहां पे उस स्टेप को प्रोडक्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी भी रिएक्शन ये खत्म नहीं हुई है। हमने तो बता दिया भाई क्या होता है, रिएजेंट ने रिएक्टेंट पे अटैक किया, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया। ये तो कहना सिंपल था, लेकिन उसके बाद क्या था इसमें, ये इतना लंबा था। हमने इसको देख लिया, अच्छा कि जब ये वर्क करेगा तो ये स्टेबल फॉर्म में होगा, इतना तो पता हो गया। जब ये वर्क करेगा तो स्टेबल फॉर्म में हो गया, ठीक। लेकिन उससे पहले बात आती है कि ये कब इस पे अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ये भी तो होती है। ये तो है नहीं कि मेरे पास रिएक्टेंट मिला, उठाए रिएजेंट अटैक करवा दिए, ऐसा तो कभी होगा नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कभी। तो पहले हम इनको आपस में रिएक्शन के एक प्रोसेस को समझते हैं
क्या समझेंगे इनमें पहले हम? देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और रिएजेंट है, या तो रिएक्टेंट है रिएजेंट, दोनों क्या है कंपाउंड ही होंगे, कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो कंपाउंड की जो पहली नेचर होता है या पहली कैरेक्टर होता है, जो पहला उनका प्रॉपर्टी होता है वो होता है कंपाउंड या तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे या उनको डोनेट करेंगे। उनके पास दो पॉसिबिलिटी होगी। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होगी? वो पॉसिबिलिटी ये होगी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से किसी और को देंगे। कहने का मतलब है कि वो उसको ग्रहण करेंगे या उसका दान करेंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी दोनों में होगी। दोनों में क्या होगी? रिएक्टेंट के पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और विड्रॉ करेगा। वही होगा रिएजेंट के पास भी, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये दोनों होंगे। इतनी बात समझ में। अभी इसके अलावा भी इसमें एसिडिक कैरेक्टर आएगा और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर आएगा। तो उनको भी कैसे देखेंगे? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है इनके एसिडिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक या फिर बेसिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक। तो इसके पहले हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक को पहले जान लेते हैं। पहले देखिए क्या होता है। पहली बात है मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं, सबको दिखाई दे रहा है ना? एसिडिक कैरेक्टर जो होता है पहले एसिडिक होगा, एक लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, अब देखो जो एसिडिक होता है ये आपको पहले से पता है कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब किसी कंपाउंड के द्वारा अगर दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो, सॉरी, किसी कंपाउंड के द्वारा अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर उसके पास है। इतनी बात समझ में आई? अब वही जो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है? इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक, वही बात आती है बेसिक में, बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक में। देखो जो बेसिक कैरेक्टर होता है इनमें अगर एसिडिक ने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो वही बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये डोनेट करता है, तो उसे कहते हैं बेसिक कैरेक्टर। और वो न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है? उसमें भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। उसमें क्या है कि एक करे तो भी न्यूक्लियोफिलिक, दो करे तो भी, चार करे तो भी न्यूक्लियोफिलिक। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो बेसिक होगा वो न्यूक्लियोफिलिक होगा और जो न्यूक्लियोफिलिक होगा वो बेसिक होगा। दोनों आपस में क्या है? एक प्रकार से सब बराबर है। एक प्रकार से क्या है? बराबर है, दोनों समान हैं, दोनों क्या है? बराबर हैं। लेकिन जो एसिडिक और इलेक्ट्रोफिलिक होता है इनमें नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि जो एसिडिक होता है उससे हम इलेक्ट्रोफिलिक तो कह सकते हैं। क्यों? यहाँ दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक कर रहे हैं। अगर हम बारी बारी से एक करेंगे तब भी इलेक्ट्रोफिलिक वहां पे हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक कभी भी एसिडिक नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिलिक कभी भी एसिडिक नहीं होगा, ये बात अपने खोपड़ी में रखे रहना, कभी मत भूलना। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कभी भी एसिडिक नहीं होता है, ये बात अपने खोपड़ी में रखे रहना, बाकी सब मिक्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक बेसिक भी होता है, लेकिन एसिडिक इलेक्ट्रोफिलिक तो हो जाएगा। बट क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो एसिडिक कभी भी नहीं होगा। ये बात अपने खोपड़ी में रखे रहना, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा आपके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम पहले यहाँ पे जो मेरे पास रिएक्टेंट और रिएजेंट है इनमें पहले हम किसी एक को ढूंढेंगे, पहले क्या ढूंढ सकते हैं? पहले देखो हम चारों में से तो कोई ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको जाननी चाहिए, एक बात और कह लेनी चाहिए। अगर मेरे पास एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि अगर उसमें कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक रिएक्शन हो रही है तो उसको हम करवा लेंगे। ठीक है, मतलब एसिडिक बेसिक करवाएंगे, वहां से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेंगे, मतलब एक जल के अणु को H2O को बाहर निकाल लेंगे।
ठीक, अगर ऐसा नहीं मिलता है तब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को मान करके वहां पे अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं या फिर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन में चेक करेंगे कि मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर है कि नहीं। कहां चेक करेंगे? रिएजेंट और रिएक्टेंट में। रिएजेंट और जो रिएक्टेंट दो कंपाउंड दिए गए होंगे इनमें हम पहले चेक करेंगे कोई एसिडिक तो नहीं है। जब इसमें से चेक करेंगे कोई एसिडिक तो नहीं है, अगर सपोज करो मुझे एसिडिक मिल गया तो पक्का दूसरा वाला जो होगा वो बेसिक ही होगा। अगर पहला एसिडिक कोई मिल गया, चाहे रिएजेंट मिले चाहे रिएक्टेंट मिले, तो पक्का वहां पे दूसरा जो होगा वो बेसिक कैरेक्टर का होगा। अगर मुझे एसिडिक नहीं मिलता है, आपको एसिडिक नहीं मिला सर मुझे, तो क्या करोगे? अगर मुझे एसिडिक नहीं मिला तो सिंपल सी बात, कहां आ जाएंगे हम? अपने इसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। जब अपने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे तो पक्का दूसरा क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि हमने किसको ढूंढना है, एसिडिक को ढूंढना है कि इलेक्ट्रोफिलिक को। देखो पहले हम एसिडिक ढूंढेंगे, जब एसिडिक मुझे नहीं मिलेगा तब कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक पे चले जाएंगे। ठीक है, इस एसिडिक को ढूंढने या फिर इलेक्ट्रोफिलिक को ढूंढने का तरीका होता है, वो तरीका हम अगली क्लास में देंगे। तो अगर आप लोग अगली क्लास को देखना चाहते हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करो, और आज की इस क्लास को शेयर करना मत भूलना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तो कक्षा 12 वाले क्लास 12 के बच्चों जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है उसमें पूरा ही आपका केमिकल रिएक्शन है। तो आज की इस क्लास को, सुबह वाली क्लास को, आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन अब हमारा जो क्लास होगा वो रेगुलर शाम को 8 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप लोग उस क्लास को देखने के लिए फटाफट से शाम को 8 बजे रेडी रहना, और जो रेडी नहीं रहा पक्का मार खाओगे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है शाम को डेली 8 बजे क्लास 12 वालों के लिए केमिस्ट्री का। तो आज की इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, सभी को शेयर करो, क्योंकि आप ही लोग जो हो कि बोर्ड में टॉप करने वाले हो। तो बोर्ड के एग्जाम को टॉप करने वाले आप ही लोग हो, तो आप लोग फटाफट से इसको शेयर करना, और जो नहीं शेयर किया तो अपना समझ लेना। और आज की क्लास को लाइक करना मत भूलना। शाम को 8 बजे डेली मिलेंगे, तो आप लोग फटाफट से जल्दी आ जाइएगा।